भाई हमें हायर ऑफिशियल से ये है भाई कि अगर आप क्योंकि मैरिड हो, जो अनमैरिड है, आप अनमैरिड हो, क्योंकि जो मैरिड है हमें उसे लेना है, इसलिए हमने उसे ले लिया। फिर हमने खुद पता लगाने की कोशिश की, जो है शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फिर पता चला भाई कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर कभी 2022 में निकला था। अच्छा। तो उसमें हमें पता चलता है वहां पर कंडीशन है एक 4G करके, जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स की है। उसमें कहा गया भाई कि अगर मैरिड लेडी अवेलेबल है तो अनमैरिड को कंसीडर नहीं करेंगे। जब हमारे नॉलेज में वो आई, हमने कहा ये तो टोटली डिस्क्रिमिनेशन है विजा विज लेडीज। तो इस तरीके का आप आपस में क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। हमने उसी को चैलेंज किया। और आप देखें, मजेदार बात यह है, अगर कोई लेडी किसी वार्ड की है, वो शादी ही नहीं करना चाहे, बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी उसकी चॉइस है ना। आपने उसकी चॉइस के ऊपर पहले ही जो बंदिश लगा दी। सेकेंडली, अगर उसकी शादी उसी वार्ड में हो जाती है। तीसरी बात है, अगर शादी हो भी जाती है उसके बाद भी वो वहां पर अगर रहती है, तो उन कंडीशंस में आप क्या करेंगे? जब आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुनीश चोपड़ा जी और इनके साथी। आज बातचीत करेंगे हम सोशल वेलफेयर विभाग ने जो नोटिफिकेशंस निकाली थी आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो हेल्पर जो लगाई जाती हैं महिलाएं, उसमें एक कंडीशन रखी गई है, जो महिला अप्लाई करेगी उसका शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया है मुनीश चोपड़ा जी ने। बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा इस पे कार्रवाई हुई और महिलाओं के साथ ये कोई अनमैरिड अगर अप्लाई करना चाहती है महिला तो क्यों नहीं कर सकती है। सर, क्या पूरा ये मामला है जो कोर्ट में आपने चैलेंज किया है इसको? डैंग साहब, मैं आपको बता दूं, जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ मैरिड वुमेन अनमैरिड वुमेन शेल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब ये कि कहीं पर अगर मैरिड वुमेन क्वालिफाई कर जाती है तो अनमैरिड चाहे मेरिटोरियस भी है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये मसला है। अब देखें, ये कंडीशंस जो आंगनवाड़ी हेल्पर की, हमारा ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर प्रावधान है स्त्रियों के लिए। कहीं पर अगर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप उनके लिए बेनिफिट के लिए आप उस तरीके के जो प्रावधान है वो बना सकते हैं। बट विजा विज जो लेडीज हैं वो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती हो। भाई मैरिड वर्सेस अनमैरिड, आपने ये किस तरीके से, एक क्वालिफिकेशन किस तरीके के, आपने कैटेगराइजेशन कैसे किया हैगा? दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ क्लास अपार्ट। सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है? देखिए, जम्मू कश्मीर में ये जिस तरीके से नोटिफिकेशन ये जो निकला है, ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का, क्योंकि इलीगल आर्बिट्ररी मैनर में आप बिना सोचे समझे, अब मेरा कहना है किसी वार्ड में अगर लड़की लगती है कहीं पर, अनमैरिड है, अब जैसे मेरे वाले केस में ही उसके 73.6 पॉइंट्स थे और वो प्रोविजनली सिलेक्ट भी हो गई थी। मेरा कहना यह है कि पहले तो डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट को खुद से नहीं पता कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन है, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खुद ही पहले उसको प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया। जब फाइनली सिलेक्ट लिस्ट आती है तो उसका नाम हटाकर तो किसी और कैंडिडेट का नाम सामने आ गया। अब कारण जाता है कि वो अनमैरिड है। जी। अब मजेदार ये बात है, जिस टाइम पर हम कारण पूछने जाते हैं, वो कारण के टाइम पर बताते हैं कि हाँ जी, लिखित में कुछ नहीं देते हैं। भाई हमें हायर ऑफिशियल से ये है भाई कि अगर आप क्योंकि मैरिड हो, जो अनमैरिड है, आप अनमैरिड हो, क्योंकि जो मैरिड है हमें उसे लेना है, इसलिए हमने उसे ले लिया। फिर हमने खुद पता लगाने की कोशिश की, जो है शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फिर पता चला भाई कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर कभी 2022 में निकला था। अच्छा। तो उसमें हमें पता चलता है वहां पर कंडीशन है एक 4G करके, जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स की है। उसमें कहा गया भाई कि अगर मैरिड लेडी अवेलेबल है तो अनमैरिड को कंसीडर नहीं करेंगे। जब हमारे नॉलेज में वो आई, हमने कहा ये तो टोटली डिस्क्रिमिनेशन है विजा विज लेडीज। तो इस तरीके का आप आपस में क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। हमने उसी को चैलेंज किया। और आप देखें, मजेदार बात यह है, अगर कोई लेडी किसी वार्ड की है, वो शादी ही नहीं करना चाहे, बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी उसकी चॉइस है ना। आपने उसकी चॉइस के ऊपर पहले ही जो बंदिश लगा दी। सेकेंडली, अगर उसकी शादी उसी वार्ड में हो जाती है। तीसरी बात है, अगर शादी हो भी जाती है उसके बाद भी वो वहां पर अगर रहती है, तो उन कंडीशंस में आप क्या करेंगे? जब आपके पास कंडीशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आपने कहा हुआ है कि उस वार्ड से अगर बाहर चले जाती है कोई रिजाइड करने के लिए, चाहे मैरिड हो, वो तो अनमैरिड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो डिसएंगेज हो जाएगी। तो यही चीज वो इनके लिए भी लागू कर सकते हैं, तो वो भी वहां उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। बट ये वीजा विज जो डिस्क्रिमिनेशन है, मेरा ये कहना है कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ऐसा कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं मेंशन नहीं है। आपको कोई रिलीफ मिला? क्या कुछ कार्रवाई हुई?
देखें उसमें जो है आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला जी ने सरकार को नोटिस किया है, और वो जो नोटिस है वो एक्सेप्ट किया है रमेश अरोड़ा जी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं और डिपार्टमेंट जो है सोशल वेलफेयर उससे बिलोंग करते हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये जो अपॉइंटमेंट जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट की है वो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ जो इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन है उस पर रहेगी। ये जो इस तरह का नोटिफिकेशन निकला है, विभाग को भी पता नहीं है, विभाग के कर्मचारियों को भी पता नहीं है कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है? देखें जिस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट निकली है, खासतौर पे मैं अपने वाला ये जो केस जिसकी मैंने केस फाइल किया है उसमें एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने मेंशन जब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है, और बढ़िया बात यह है कि प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट में जब उन्होंने उसका नाम एंटर किया हमारी क्लाइंट का, पिटिशनर का, तो इसका मतलब है विभाग को नहीं पता इस चीज का। क्या इसमें मतलब लापरवाही मानी जाएगी इसको? नहीं, वो लापरवाही एक चीज है, मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑर्डर की ये जो कंडीशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो होनी ही नहीं चाहिए। आप किस तरीके से इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? क्लासिफिकेशन थोड़ा है, क्लासिफिकेशन हैज टू बी बेस्ड ऑन सम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये किस तरीके का है वो बताए ना, वो तो वो आकर अब सरकार जब सामने आएगी तो वो बताएगी। आप यहाँ पर बात करते हैं हकूक की कि इक्वल राइट्स होंगे, तो क्या ये इक्वल राइट्स की वायलेशन नहीं है? जो आर्टिकल 14 है उसकी वायलेशन नहीं है, आर्टिकल 16 है उसकी वायलेशन नहीं है। नेक्स्ट हियरिंग कब है इसमें? नेक्स्ट हियरिंग अब उनको जवाब देने का टाइम दिया है और मई महीने में ये डेट रखी है कि ये आकर जवाब दें और इसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई होगी। जो आपकी क्लाइंट हैं उनकी जगह पे किसी दूसरे को सिलेक्ट किया है वहां पे? वही तो कह रहा हूं, जब दूसरे को सिलेक्ट किया, आप देखें मेरी क्लाइंट के 73.6 पॉइंट्स थे और वो प्रोविजनली सिलेक्टेड थी। उसमें लिखा हुआ था कि 10 दिन के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शन दे सकता है, बट उसके बावजूद हमें कोई नोटिस नहीं आया कि किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दी है। हमें तो सुनना पड़ेगा ना, वो भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है भी कि कोई ऑब्जेक्शन आती है जिसको प्रोविजनली सिलेक्ट किया है तो उससे पूछा तो जाए। हमें कुछ पता नहीं है, फाइनल सिलेक्ट लिस्ट निकलती है वो भी काफी देर तक उन्होंने सीक्रेट अपने पास रखी। तो अल्टीमेटली जब हम पता करने गए हैं तो पता चलता है कि इस तरीके का इन्होंने जो है 73.6 के बजाय 70 पॉइंट्स वाले को उसने सिलेक्ट कर लिया, जिसके कम पॉइंट हैं उसको सिलेक्ट। जी वही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मेरिट कंप्रोमाइज करेगा। इस तरीके की क्लॉज जो है वो मेरिट को कंप्रोमाइज करती है और ये संविधान में प्रावधान नहीं है। चलें, शुक्रिया हमारे बातचीत करने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मुनीश चोपड़ा जी, जो सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें ये कंडीशन जो है रखी गई हैं, बातचीत कर रहे थे। कोर्ट में मामला पहुंचा है, अब क्या नेक्स्ट हियरिंग पे होगा वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।